मेयो में जो खास जो आप बात कर रहे हैं उसकी वजह, बेसिक वजह जो है वो जो मैं जान पाई हूँ ये है कि मेयो कौम कभी किसी के गुलाम नहीं, इसलिए उनमें वो ओबीडियंस वाला लेवल जो है ना बहुत कम है, चापलूसी वाला भी। ख़ास तौर पे तवज्जो दें अपनी बेटियों की तालीम पे और बेटियों की तालीम पे और बेटों की तरबियत पे। अब आप कहेंगे कि बेटों की तरबियत क्या? बेटों की तरबियत यह है कि ये सिखाएं कि औरत और मर्द दो इंडिविजुअल्स हैं और दोनों को बराबरी का जो है वो उनके साथ सलूक करें, क्योंकि वो बच्चा जो मोहतरमा का ताल्लुक़ मेवात के एक बाइज़्ज़त ज़मींदार घराने से है। उनके वालिद हाजी मोहम्मद इकबाल कठारिया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे और कायदे आज़म मुस्लिम लीग के एक सीनियर रुकन। वो बतौर डिप्टी कलेक्टर सोसाइटीज़ हिंदुस्तान में सरकारी मुलाजम रहे। मेयो बरादरी में हाजी मोहम्मद इकबाल को इंतहाई बावकार मकाम हासिल था। आज़ादी की जिद्दोजहद में मोहतरमा के दो बड़े भाइयों की शहादत भी शामिल है। मोहतरमा नसीम इकबाल एक आला तालीम याफ्ता रोशन दिमाग खातून हैं। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए इंग्लिश की डिग्री हासिल की। फिर आपने एक धनक पोइट्री की किताब लिखी। इसी तरह भुट्टो एक फ़िलासफ़र, भुट्टो क्यों ज़िंदा है, इस पर आपने एक किताब लिखी। आजकल उन्होंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के लिए एक एकेडमी कायम की हुई है और दिन रात कौम के बच्चों की तरबियत में मशगूल रहती हैं। उनके बच्चे भी बहुत ज़हीन हैं, होनहार हैं और आला तालीम याफ्ता हैं। मोहतरमा बेहद हसास तबीयत, खुश मजाज और आला ज़र्फ़ की मालिक हैं। आपने इंडिया और पाकिस्तान तक का सफ़र किया और यहीं पर सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। आपने स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, इटली, बोस्निया, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, यूनान, क्रोएशिया वगैरह भी विज़िट किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको होस्ट आरजे कासिम और आप देख रहा हूँ लहर टीवी पाकिस्तान। आज और आपके जो तसनीफ़ हैं उनका बारे में भी आप लोग बताएँगा। कुछ 3-4 तसनीफ़ है, उनके अलावा काफ़ी तसनीफ़ आपने जो हैं लिख रखी हैं। कुछ ऐसी हैं जो पब्लिश होने वाली हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि एक धनक बुक लिखी है आपने, जहाँ के अंदर पोइट्री आप लोग मिलेगी। अगर आपने लेनी है तो आप लोग एड्रेस वगैरह सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग मिल जाएंगी चीज़ उनको। कार में बैठा था और नहर किनारे कार खड़ी थी, पास ही खातून खड़ी थी। जी, तो आज हम बैठा हैं मोहतरमा नसीम इकबाल मेव साहिबा के घर में। तो आज हम कुछ मज़ीद मेवात का हवाला से और कुछ आपकी जो लिखी हुई किताब है उनका हवाला से हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो के साथ बना रहे। ऐसा है ना, बल्कि मैंने तो यही देखी कि अप्रिसिएशन है बहुत ज़्यादा। कोई भी शख्स जो काम कर रहा है वह अप्रिसिएशन बहुत है मेवन में, मेवन के थ्रू भी और बाहर गैर मेवन के थ्रू भी। ऑफिस में चला जाऊँ या मतलब अब बहुत दे टू टेक केयर। मैं तो इस बात का तजुर्बा, मुझे LDA में एक जहांगीर साहब में वो हैं, डायरेक्टर हैं, मुझे कुछ अपने घर के बारे में इशू था। उस बंदे को सिर्फ इतना पता लगना था कि मैं हूँ, आगे बढ़ बढ़ के उस बंदे ने हेल्प की। तो लेग पुलिंग तो उसने नहीं की। इसी तरह से मैं वापडा के ऑफिस में मुझे मीटर लगवाना था, थोड़ा सा जो उसका खिलाफ था वो रिश्वत की तरफ था। तो मैं एक चौधरी साहब में वो हैं शहाबुद्दीन साहब, मतलब उनका सिर्फ एक कार्ड मेरे लिए, मतलब मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं नसीम इकबाल में हूँ और उस बंदे ने अपना कार्ड दे दिया और वो कार्ड मैंने वहाँ दिखाया SDO को। तो मुझे कहता आपको तो कार्ड की ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही आ जाते। मतलब मैं बताना ही चाह रही हूँ कि शहाबुद्दीन साहब ने मेरी कितनी केयर की और उनका नाम सुन के बाकी लोगों ने मेरी कितनी केयर की। तो मैं कहाँ लेग पुलिंग, कहाँ आ गई, कुछ भी नहीं। ये तो एक कॉन्सेप्ट होगा झूठ। हाँ भाई बहनों, अब हम चलेंगे नसीम इकबाल मोहतरमा की तरफ। और इंडिया में से जितना भी देख रहा है, अब इंडिया वाले गाँव भी आप लोग हम बता देगा। और अगर आप लोग इंडिया में किताब चाहें तो आप हमसे रब्ता करो, हम आप लोग इंशाल्लाह हिंदी ट्रांसलेशन में किताब भेजेंगे हम। तो चलना है जी मोहतरमा की तरफ, उनकी लाइफ के बारे में जानेगा, उनका गांव के बारे में जानेगा और उनका वागाओं के बारे में जानेगा जो उनसे पाकिस्तान में आज बैठा है। और मज़ीद आपकी ज़िंदगी पे हम नज़र थोड़ी सी दोना है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मैं आप ले रहा हूँ अपनी यूनिफॉर्म के सामने, जो इंडिया में हमारे बहुत ज़्यादा तादाद में यूनिफॉर्म रहती है और पाकिस्तान में तो तिथरी पिथरी पड़ी है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक जहाँ मिले हैं बहुत रिस्पेक्ट करें एक दूसरे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा जी, जो इंडिया से जब आपका बड़ा बुजुर्ग हिंद आया, उनको नाम और उनको गाँव। मेरे परदादा जो है उनसे शुरू कर रही हूँ, 32 का उनके दादा है और बख्तावर उनका नाम है। और इतनी उनके पास ज़मीन है कि उन्होंने कभी भी ना पता लगा कि मेरी ज़मीन कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। और कोई नाम मतलब वो खुद नहीं जाते थे वहाँ पे। तो उनके बारे में एक बात मशहूर ही कि बख्तावर के भूत, बख्तावर था ना उनका नाम। अच्छा बख्तावर। हाँ, तो मतलब वो आप तो खेतन वेतन में जावे ना है, और लेकिन इनकम और मतलब जो भी जमींदारी से जो कुछ आ रहा है सिलसिला, वो तक मतलब एक किस्म का ये था कि लोग उनको सर्विस बंजारा बिठा रखा ना उन्हें। हाँ बिल्कुल, लोग बिठा रखा, कोई कायरो घर भी बना दे रखा है, बिल्कुल ऐसे ही। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट लोग खुद ब खुद ही जो है वो वहाँ की फसलें बो दी, फसलें काट ली, घर ले आए। तो ये मेरे परदादा से। और जो सॉरी, परदादा को कोई अहम कारनामा को याद हो आप या बड़ा बुजुर्ग ने बताई हो आप कोई अहम कारनामा? परदादा का तो जो मेन था वो यही बात थी, जो मेरी उनका बेटा था, मेरे दादा जो थे सफेद खान में, वो मरोड़ा के थे वो। और उनके बहुत अरसे तक औलाद नहीं हुई, तो उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि मैं अपनी हवेली से लेके मस्जिद तक हर रोज सुबह झाड़ू दूंगा अगर अल्लाह ताला मुझे औलाद दे। तो कोई साल 1.5 साल के बाद मेरे वाले साहब पैदा हुए, फिर अल्लाह ताला ने उनको एक और बेटा दिया, चौधरी याकूब। मेरे वाले साहब का नाम भागमल था पुराना, लेकिन जब वो स्कूल में दाखिल हुए तो उनका नाम बदल के मोहम्मद इकबाल रख दिया, क्योंकि मीनिंग्स तकरीबन सेम है दोनों के, भागमल और मोहम्मद इकबाल। और उसके बाद एक बेटी भी पैदा हुई, लेकिन उस परंपरा को मेरे दादा ने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक निभाया, और उसके बाद वही चीज मेरे वालिद ने निभाई। मेरे वालिद डिप्टी कलेक्टर थे, ये हाउसिंग सोसाइटी इंडिया में गवर्नमेंट ऑफिसर थे। तो इसके बावजूद भी सुबह उनकी रूटीन वही होती थी कि पहले घर से लेके हवेली से लेके मस्जिद तक झाड़ू देनी, फिर आके अपनी जीन्स और ब्रिटिश और घोड़ा तैयार करना, और उसके बाद जो है वो जॉब। हाँ, ये मेरे अब्बा जान की रूटीन थी और मेरे दादा जान की रूटीन, जो कि मुझे बहुत इंस्पायर करती। और ख़ास तौर पे मेरे अब्बा जी के बारे में जो मुझे जानती हूँ मैं, उन्होंने हर रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभाया। अपनी माँ को वो, मैं होते हैं ना पद्धी पे ले रहे नहीं, मतलब वो सैर करा के। हाँ, और मेरे जो अपने बहन भाइयों की, चाचा और फूफी की भी वो बहुत केयर करते थे, उनके पूरे ख़ानदान की केयर करते थे, और साइमल्टेनियसली अपनी बीवी बच्चों की भी वो बहुत ही केयर करते थे। मेरी मदर 20वीं की थी, हालांकि वो एक पढ़ा लिखा ख़ानदान, उनकी ख़ानदान में 3 जज, चौधरी शमसुद्दीन, शहाबुद्दीन, अमीनुद्दीन, ये सब जज थे। अच्छा जी। तो लेकिन मेरी मदर, हालांकि मेरे नाना पटवारी थे, और वो स्कूल में मेरी अम्मी को साथ लेके जाया करते थे, मतलब भेजा करते थे, और अपने दफ्तर में भी साथ लेके जाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद मेरी मदर सोसाइटी को देखते हुए वो ये कहती थी कि बेटियों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो अच्छे रिश्ते कैसे ढूंढेंगे, मेयों में तो इतने पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। मेरे अब्बा जी का फलसफा जो था वो ये था कि मैंने बेटियों को पढ़ाना है और इंडिपेंडेंट बनाना है, और उसके लिए उन्होंने मेरी मदर से भी मुखालफत मोली। मेरी मदर गांव चले गए, हम गांव हमारा यहाँ सियालकोट से आगे चविंडा बॉर्डर पे, इन बिटवीन चविंडा एंड जफरबाद, उस रोड पे है, डुगरी हरिया गाँव का नाम। वहीं पे हवेली और ज़मीनें वगैरह वहाँ हैं। वो गांव जब हम चले गए तो मेरी मदर वहाँ से लाहौर अपने भाइयों से मिलने आई थी। अब्बा जी हमने हम तीनों बहनों को तैयार किया,
और ले गए गुजरात में, वो पाक फैन में जॉब कर रहे थे एज एन अकाउंटेंट, और वहाँ पर वो घर भी मिला हुआ था। तो हम तकरीबन 1 साल बगैर मदर के वहाँ रहे। फिर मेरी मदर आई, क्योंकि वो इस बात पे नाराज थी कि बेटियों को नहीं पढ़ाना। इसी तरह चाचा ने बहुत मुखालफत की। वो हमारे ज़माने में गाड़ियाँ तो नहीं थी, टांगे थे, टांगे वाले को रोक देते थे, मना कर देते थे कि लेके नहीं जाना। कई दफ़ा हम स्कूल से पैदल भी घर आए, गर्मी सर्दी बारिश, लेकिन हमारी पढ़ाई का मिशन नहीं रुका। मेरे अब्बा जी ने हमें पढ़ने के लिए हर फैसिलिटी दी, हर गाइडेंस दी। शाम को वो घर आते थे तो खाने मगरिब के बाद और इशा से पहले वो हमें रोज़ाना टेंसेस सबको बिठा लेते थे बच्चों को, और टेंसेस सिखाते थे इंग्लिश के। तो हमें आज तक कभी इंग्लिश में भी मसला नहीं हुआ उनकी वजह से, क्योंकि उनकी इंग्लिश माशाल्लाह अच्छी होगी। अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे मेरे साथ, तो हमारी बेस उन्होंने बनाई। उन दिनों ट्यूशन और एकेडमी का तो रिवाज नहीं था। आपके वालिद साहब वो इधर से आए थे? अलीगढ़ के ग्रेजुएट थे वहाँ से। अच्छा, अब हम आएंगे आपकी जो एक किताब है धनक। ये धनक आपने कितने साल पहले लिखी और ये क्या सोच के आपने लिखी? पोइट्री सोची नहीं जाती जी। ये ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपके जहन में आती हैं, या समटाइम्स कुछ चीज़ें आपको टच करती हैं, दिल को लगती हैं, छूती हैं, तो आप उसको बस वो उन्हीं अल्फाज में जो आपके पास आ रहे होते हैं उसको आप नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद उसकी थोड़ी बहुत अल्फाज की रिफाइनमेंट कह लें आप, वो कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज पोइट्री आप क्रिएट नहीं कर सकते खुद से, खुद ब खुद आती है। जैसे मैं एक दफ़ा इसमें एक नज़म है आवारा के नाम से, तो ऐसे ही मैं गुजर रही थी किसी जगह से, तो आगे एक लड़की खड़ी हुई थी और एक बंदा है उसको तंग कर रहा था, वो भी अपनी गाड़ी में था। तो मैं पहले थोड़ी देर तो देखती रही, फिर मैंने ये देखा कि वो खातून आराम से जाके उसकी गाड़ी में बैठ गई। तो मैंने सोचा कि अब इन दोनों में से आवारा कौन है। तो एंड में मैंने कहा यहाँ, उस वक्त भी सोचा कि वो बेचारा आवारा जो है वो फंस गया। तो पहले वो धनक के साथ मेरी तकरीबन 92 से लेके 94 तक मेरी 3 किताबें आई। भुट्टो एक फिलोसफर, और फिर मैंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में भी और शायद दुनिया में भी शेक्सपियर के ड्रामे को उर्दू में ट्रांसलेट मैंने किया पाकिस्तान जी। तो वो अभी तक भी कोई ऐसा मेरे कंपटीशन में नहीं आया बंदा जिसने शेक्सपियर को उर्दू ट्रांसलेट किया। पहले किया हो या आपसे बात? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं आया।